हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 12 ऑफ द सीडीएस पीवाईक्यू सीरीज। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द 9th शेड्यूल। देखिए अब शेड्यूल मैंने अलग से कराए हैं, अब यहाँ पे 9th शेड्यूल की बात करते हैं। 9th शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे जो इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था, ऑलरेडी बता चुका हूँ, करेक्ट 1951 में किया गया था। पर्पस ये था कि वो बहुत सारे ऐसे लॉज इनेक्टमेंट जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे वो सब वहाँ पे डाल दिए गए थे। ओके, और उसको बोला गया था इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ओके, सीधा बोला कि भाई ये कोर्ट के परव्यू से बाहर है। ओके, इसके ऊपर कोर्ट एक्शन नहीं लेगा, सीधी बात बोल दी गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट, द एक्ट एंड द रेगुलेशन स्पेसिफाइड इन द 9th शेड्यूल शैल बिकम वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट द इट वायलेट फंडामेंटल राइट। जरा सोचिए इसको, रुकिए जरा, ठीक है, इस पे ध्यान देते हैं। अगली लाइन पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ एन एक्ट इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही। और द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर कैन रिपील और अमेंड एन एक्ट स्पेसिफाइड इन द 9th शेड्यूल। देखिए फोर्थ स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि लेजिस्लेचर के एनी लॉ के थ्रू जो 9th शेड्यूल के अंदर जो ऐसे एक्ट रखे गए हैं उसको हम अमेंड कर सकते हैं। मतलब लॉ बेसिकली पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर उसको अमेंड कर सकता है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे उसके अंदर स्टेट लॉज भी रखे गए हैं। तो डी वाला ऑप्शन तो एज पर द 9th शेड्यूल के हिसाब से जाता है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी उसके हिसाब से जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं बी और सी में। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया था 1973 केशवानंद भारती केस। ओके, और इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला, जिसमें 7:6 का रेशियो था, उसमें ये बोला गया कि आप पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट जो पार्ट को अमेंड करना चाहे कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के, चाहे तो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक फीचर को हाथ नहीं लगाएगा वो। समझे आप? तो जो बी वाला क्वेश्चन, बी वाला पॉइंट है ना, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा गया है कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा। देखिए फंडामेंटल राइट यहां पे नहीं होना चाहिए था। अगर बेसिक फीचर टर्म होता तो मैं मान लेता। तो बाद में 2007 में आईआर कोलो वर्सेस तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर जो 9th शेड्यूल के अंदर जो लॉज रखे गए हैं, जो एक्ट रखे गए हैं, अगर वो बेसिक फीचर के डॉक्ट्रिन को अगर वायलेट करेंगे तो उसको रिपील किया जाएगा। लेकिन फंडामेंटल राइट की बात नहीं उन्होंने बोली। ये बहुत क्लियर कट है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाए कि क्या कोई एक्ट फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, नहीं, फंडामेंटल राइट का छोड़ दीजिए, बेसिक फीचर को वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा हो। ठीक है, ये बात यहां पे है। तो यहां पे बी वाला स्टेटमेंट सही, नॉट करेक्ट होगा। ओके, बाकी सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है जुडिशियल रिव्यू को सारे 9th शेड्यूल के एक्ट पे जो बेसिक फीचर के डॉक्ट्रिन को अगर डिस्ट्रॉय कर, मतलब हर्ट कर रहे हैं तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट है नॉट के हिसाब से। चलिए देखते हैं यहाँ पे। आपको पता ही है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर सारे एक्ट रखे गए हैं विच आर कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, उस टाइम पे रखे गए थे। लेकिन अगर डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक फीचर को वायलेट कर रहे हैं, डेफिनेटली इट विल बी चैलेंज। आईआर कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए यहां पे लिख रहा हूं मैं। रूल दैट लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973, द डेट ऑफ द केशवानंद भारती जजमेंट, आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इफ दे वायलेट द बेसिक फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफी बार पूछी हुई है, और इससे पहले भी मैं कोट कर चुका था आईआर कोलो केस, तो वही यहां पे आज पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, आपको बहुत बार बोला है मैंने, तो ऐसे ही नहीं एक टर्मिनोलॉजी सेट है कि मतलब क्वेश्चन पेपर भी अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप 75% कर चुके हैं सिलेबस। ये होता है अगर डिटेल में करेंगे तो, बाकी तो आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट की बात हुई, एक एक लाइन समझेंगे। किसको है भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है कि नहीं है? क्या चीज की? द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। हाँ भाई बिल्कुल, जिसके अंदर तुम्हारा नाम आता है, तुम्हारे पिताजी का नाम आता है, तुम्हारे माताजी का नाम आता है, तुम्हारे गर्लफ्रेंड का नाम आता है, बीवी का, जिसका भी नाम आता है, जो 18 साल से ऊपर है, वोट देने के लिए है, उनका नाम जिसमें आता है उसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर करता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट comes into existence as soon as the date of the election is announced। बिल्कुल सही बात है भाई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसी दिन से चालू हो जाता है जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बोलता है सो एंड सो आर द डेट ऑफ द इलेक्शंस एंड ऑन विच डे विल गोइंग टू रिजल्ट, जो भी है उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू हो जाता है। क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लीगली बाइंडिंग है क्या? देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द
parties. But if you violate the model code of conduct, then definitely Election Commission of India will going to give you some penalty. ये बात दिमाग में रखना है, यहाँ पे लीगली बाइंडिंग नहीं है वो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसलिए रखा है सो दैट फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किया जा सके और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कुछ रिस्ट्रेन, कुछ रोक लगाई जा सके. दैट्स वाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इम्पोज्ड. तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही उसी दिन से चालू हो जाता है जिस दिन उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया. तो सेकंड स्टेटमेंट सही है. द लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर्टिकल नंबर 82 आर मेड बाय द इलेक्शन कमीशन. लॉ क्यों बनाएगा वो, ये तो पार्लियामेंट का काम है ना, ये तो पार्लियामेंट करेगा. तो ये थर्ड वाला गलत हो गया. नो इलेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय द इलेक्शन पिटीशन. बिल्कुल सही. तो देखिए क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो थर्ड वाला इज नॉट करेक्ट. कि लॉ बनाने की पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कब से हो गई. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ रिकमेंडेशन, गिव रिकमेंडेशन ओनली. नोटिफाई करने का काम भी स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का होता है जब इलेक्शन की बात होती है. रिकमेंडेशन देने का काम, बताने का काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का. दिमाग में रखिए बात. तो लॉ बनाने का काम कैसे होगा. ये तो यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन पार्लियामेंट बनाती है. अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन एक्ट पास हुआ है, 1952, 62, 72 और 2002. और एक और अमेंडमेंट आपको बता देता हूं, याद रखिए 42nd अमेंडमेंट, जिसके बाद 1976 में हुआ था, जिसके अंदर 543 सीट्स को फ्रीज किया गया था टिल 2002 तक. और 2002 में 84th अमेंडमेंट आता है जिसने इस 543 को फ्रीज कर दिया. 2026 के बाद जो अगला सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया जाएगा और जो रिकमेंडेशन देगा उसके बाद चेंज किया जाएगा. तब तक के लिए फ्रीज है. अब देखते हैं ये लोग कराएंगे अभी. ओके, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे हुए हैं. ओके, और 4 बार कराया गया है, 52, 62, 72 और 2002 ये भी पूछा हुआ है. और कितने मेंबर होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर. डिलिमिटेशन के मेंबर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं भाई. चेयरमैन साहब कौन है, सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ओके उस पर्टिकुलर स्टेट के. अब यहाँ पे देखिए एक बात और, डिलिमिटेशन कमीशन जो अपना रिकमेंडेशन, जो अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है, जो रिपोर्ट देता है, वो पार्लियामेंट के ऊपर भी बाइंडिंग होता है. इट्स अ हाई पावर्ड बॉडी. कौन सी बॉडी, हाई पावर्ड बॉडी होती है वो. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उनके रिकमेंडेशन को चैलेंज नहीं किया जाता. ये बात पता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसके बाद जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है. आपको ये बात बताना चाहता हूं मैं. आगे और कुछ बताऊं इसमें. हाँ, प्रेसिडेंट उनके मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट करता है. अब एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डिलिमिटेशन एक्ट कौन लाएगा. भाई एक्ट लाने की ड्यूटी पार्लियामेंट की है. ये देखिए जो पूछा ना, लॉ बनाने की ड्यूटी, ये पार्लियामेंट लॉ बनाएगा. लेकिन कमीशन को सेटअप कौन करेगा. देखिए एक्ट आ गया ना अभी, उसके बाद कमीशन को सेटअप करने की ड्यूटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट कराएगा. ओके, लेकिन लॉ कौन लाएगा, पार्लियामेंट. ये तो सिंपल सी बात, प्रेसिडेंट कैसे लाएगा. तो थर्ड वाला यहाँ पे गलत है. काफी चीजें बता दी. अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ बात कर लें. आर्टिकल नंबर 324. आर्टिकल नंबर 326 किससे बात करता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है आर्टिकल नंबर 326. और क्या है, कौन से पार्ट में आता है, पार्ट नंबर 15. एक और बात चलिए आपको बता देना चाहता हूं मैं. देखिए हमारा पार्लियामेंट ना वैसे तो 26 जनवरी को पूरा का पूरा हुआ है, 26 जनवरी 1950 को. लेकिन आपको पता है 26 नवंबर को भी कुछ पार्ट इसके इनेक्ट हो गए थे. तो आर्टिकल नंबर 324 उस टाइम पे इनेक्ट हो गया था. अब बताता हूँ 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए जो इनेक्ट हो गई थी. पहला, इलेक्शन इलेक्ट हो गया था, इलेक्शन कमीशन इलेक्ट हो गया था, उसको हमने इनेक्ट कर दिया था. दूसरा, हमने सिटीजनशिप के प्रोविजन इनेक्ट कर दिए थे. हमने प्रोविजनल पार्लियामेंट इनेक्ट कर दिया था. ठीक है, हमने फंडामेंटल राइट लेकिन इनेक्ट नहीं किए थे. हमने डीपीएसपी इनेक्ट नहीं किए थे. ये बात आप दिमाग में रखिए. फंडामेंटल राइट को इनेक्ट नहीं किया गया था, उसको इनेक्ट किया पूरा का पूरा तो फिर 26 जनवरी को हमने किया ही. लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 नवंबर को क्या क्या इनेक्ट हुआ था, तो इलेक्शन कमीशन को इनेक्ट कर दिया गया था. आर्टिकल नंबर 324, सिटीजनशिप और प्रोविजनल पार्लियामेंट. ये आप दिमाग में रखेंगे, भूलेंगे नहीं. ये पूछा हुआ क्वेश्चन है. ओके, पीआईक्यू बता रहा हूं आपको मैं. चलिए और कुछ यहाँ पे. चलिए अब इतना बताने लगूंगा तो फिर एक नया चैप्टर खुल जाएगा ना. ओके, देखिए सारी चीजें वही हैं. कौन सा, अच्छा देखिए स्टेटमेंट 3 वाज इनकरेक्ट. अब देखिए आप बोलेंगे कि भाई आपने 4th पे तो स्ट्रेस दिया नहीं. अब आर्टिकल 329B क्या लिखा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो इलेक्शन कैन बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय अ इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंटेड टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी लाइक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. डिपेंड करता है. ओके, अगर स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन है तो हाई कोर्ट, और इसका इलेक्शन है पार्लियामेंट के इलेक्शन है तो सुप्रीम कोर्ट. एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1915, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की. बट यहाँ पे आर्टिकल 329B में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जब तक पिटीशन नहीं डाला जाएगा तब तक इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जाएगा. सिंपल सी बात है, ये बात आप दिमाग में रखेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब कौन सा अमेंडमेंट के बाद अलग हुआ था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से? देखिए पहले एक ही बॉडी थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल, क्या होगा स्पेलिंग यार देख लेना तुम लोग, ओके, और प्लस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये ऐसे होता था दोनों, मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऐसे लिखते थे। लेकिन 89th अमेंडमेंट आया 2003 का, जिसने क्या किया कि शेड्यूल ट्राइब को अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया, और कौन से आर्टिकल के अंदर? 338A। और आज बैकवर्ड कमीशन भी है एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 338B के अंडर। एक अलग से वीडियो बनाया मैंने इसके ऊपर, आराम से देखिए उसको भी। अभी इसमें पूछा है कौन सा इनकी पावर नहीं है, ये नॉट करेक्ट पूछा है ना। द यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल कंसल्ट, शैल मतलब जरूरी होता है, ठीक है, विल और शैल पढ़े हैं ना आप लोग। शैल कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल द मेजर पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग द शेड्यूल ट्राइब। यस, मतलब जब भी कोई राज्य या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा पॉलिसी बनाएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, तो डेफिनेटली इस कमीशन से एक बार बात करेगा। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन एंड इट्स रिकमेंडेशन शैल बी लेड ओनली बिफोर द लोकसभा। अरे ओनली पे तो प्रॉब्लम है, पार्लियामेंट में लेड किया जाता है, पार्लियामेंट में दोनों सदन आते हैं, राज्य के उसमें जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर में जाता है। वो ओनली वर्ड से बहुत थोड़ी सख्त नफरत रखिए आप लोग। जब ओनली वर्ड आए ना तो थोड़ा सोचिए, रुकिए। और इनके जो रिपोर्ट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट को सबमिट किया जाता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में उसको लेड करता है। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के आपको रिपोर्ट देखने को मिलेंगे ना, वो आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट विल लेड इन द फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, देन पार्लियामेंट विल, और अगर स्टेट का होगा तो गवर्नर को भेजेगा वो, सिंपल सी बात है। कमीशन विल, तो सेकंड वाला आंसर इसके हिसाब से चला जाएगा, क्योंकि देखिए ओनली वाला ये गलत है वैसे। द कमीशन वाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का मतलब होता है कि उन्हें अगर कोई डिपार्टमेंट से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, दे कैन कॉल फॉर। अगर कोई किसी पर्सन को इन्वेस्टिगेट करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। या फिर उन्हें कोई किसी जाके अगर ऑफिस में जाके इन्वेस्टिगेशन करनी है, दे कैन गो। तो ये सब चीजें वो कर सकते हैं, उनको पूरी पावर है। द कमीशन हैज अ पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, मतलब अपने काम किस तरह से किए जाएंगे वो तो हर एक डिपार्टमेंट को होता है, बिल्कुल। तो ये तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो बिल्कुल रहेगा। ये अपने आप में स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, ये वहां पे प्रॉब्लमेटिक था, बाकी स्टेटमेंट सारे के सारे सही हैं। अगर आपको नहीं भी पता होगा ये वाला स्टेटमेंट भी, अगर बी वाले के ऊपर थोड़ा आपकी समझ होगी तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का पूरा मेरा प्लेलिस्ट है, वॉच करिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे। काफी चीजें बताई इसके अंदर मैंने, आगे बढ़ते हैं। अभी ये आर्टिकल पूछे जाते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है? अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है? 338 है बस, 8 है बस। ए शेड्यूल ट्राइब के लिए, बी यहां पे बैकवर्ड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, मैं शेयर करता हूं। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन इज अ राइट ऑफ, भाई ये मेरा फंडामेंटल राइट है, आपका भी फंडामेंटल राइट है, गारंटेड टू एवरीबॉडी। अच्छा, टू फ्रीडम गारंटेड टू अ सिटीजन ओनली, हाँ सिटीजन ओनली। कैसे? आर्टिकल 19 में आता है ये। आर्टिकल 19 मतलब सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को है, क्योंकि 15, 16, 19, 29 और 30 एक 5 आर्टिकल है जो ओनली एंड ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया को है, नॉट टू द फॉरेनर्स, करेक्ट। तो ये अपना आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 ये आते हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर, राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं ये। तो उसके अंदर यहां पे बात की गई है, आर्टिकल 19 के अंदर सेपरेट 6 आर्टिकल आते हैं, मतलब 6 फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जैसे राइट टू एक्सप्रेस हो गया, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये उसी का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ मिलता है आपको, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड ऐड किया गया है ना यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऐड किया गया, कौन से अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया? 97th अमेंडमेंट के बाद उसको ऐड किया गया। एक और बात, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी आरटीआई एक्ट के अंदर आता है? क्या आरटीआई के एम्बिट में आता है? आरटीआई के एम्बिट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं आते हैं, ये भी क्वेश्चन है, पीआईक्यू है, आपको मैं कराया है, बस बार बार बता रहा हूं मैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल नंबर 14, टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल नंबर 20। तो यहां पे सिर्फ सिटीजन ओनली इसलिए स्पेसिफिक है क्योंकि ये आर्टिकल 19 का पार्ट है, और ये पांचों आर्टिकल सिर्फ ओनली एंड ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया को है, नॉट टू द फॉरेनर है, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, दिस राइट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए पूरे 6 राइट है हमारे पास। ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसी में एक आता है राइट टू प्रेस, लेकिन एक्सप्लिसिटली वो मेंशन नहीं है, लेकिन राइट टू प्रेस इज अ फंडामेंटल राइट, मतलब
एज अ पार्ट ऑफ दिस, इसको जब हम बड़ा एक्सप्लेन करते हैं, जब कोर्ट इसको एक्सप्लेन करके समझाता है राइट टू स्पीच। अभी देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाइन लिखी है, लेकिन इसका फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स मोर अथॉरिटी। तो इसीलिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिखा है, टाइम टू टाइम पे इसको इंटरप्रेट करने की ड्यूटी किसकी दी गई है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरप्रेट करता है इसको, और इसको बढ़ाता रहता है, इसका एक स्कोप बढ़ाता रहता है। ठीक है, चलिए, जैसे आप अगर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देखेंगे तो उसमें दुनिया भर की चीजें हैं। क्या मैं सो सकता हूं? वो भी उसका पार्ट है। क्या मैं फॉरेन घूम सकता हूं? वो भी उसका पार्ट है। राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द आर्टिकल नंबर 21। लेकिन लिखा है क्या? नहीं लिखा, उसमें सिर्फ लिखा राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ में तो सिर्फ सांस लेना नहीं होता ना, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम पे बढ़ाता है, अरे भैया सांस लेना नहीं होता, अच्छी इन्वायरमेंट भी चाहिए, अच्छा हवा पानी भी चाहिए, टाइम पे खाना भी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, उसमें सब लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी some Indian territories were transferred in 2015 to Bangladesh by following which procedure? अब अगर आपने मेरा यूनियन एंड टेरिटरी का पार्ट देखा है जो मैंने आर्टिकल 124 बनाया, तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं। देखिए टेरिटरी दी जा रही है, जब टेरिटरी देने की बात होती है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी एक्सटर्नल बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये उन्होंने पूछा क्या कितना पार्ट हमने दिया, कितना पार्ट उन्होंने दिया? इट वाज अ एक्सचेंज हुआ था, हमने कुछ टेरिटरी उनको दी थी, उन्होंने भी कुछ एक्सचेंज किया था हमारे साथ। ओके, तो लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे सीधा कंसेप्ट का क्वेश्चन आता है। अभी इंटरनल बाउंड्री अगर चेंज करने रहे तो उसके लिए कंसेंट हमें लेने की जरूरत नहीं, राज्यों से कोई कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। उनका कंसेंट के लिए एक बार सिर्फ उनको बिल भेजा जाता है और उनका कंसेंट हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, मतलब पार्लियामेंट के ऊपर। तो यहाँ पे अगर बात हो रही इंडियन टेरिटरी ट्रांसफर की, तो मतलब यहाँ का एक्सटर्नल आप बाउंड्री चेंज कर रहे हो ना, डेफिनेटली आप एक्सटर्नल बाउंड्री थोड़ा सा चेंज करोगे, जो भी चेंज करोगे, तो इट नीड टू डू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब पहली बात, आर्टिकल 124 कौन से शेड्यूल में आता है? शेड्यूल 1 में आता है, करेक्ट, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आता है ना। बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, नहीं भाई, बाय ए लेजिस्लेशन पास बाय द पार्लियामेंट अमेंडिंग द शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या हो गया? ये तो सिर्फ नॉर्मल अमेंडमेंट हो गया, सिंपल मेजॉरिटी। ये तो आप क्या करोगे? ये तो आप इंटरनल बाउंड्री जब आर्टिकल 2 और 3 के चेंजेस करोगे तब करोगे ना। बाय अमेंडिंग शेड्यूल 1 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एक्सरसाइजिंग अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अमेंडिंग पावर किस में आती है? आर्टिकल 368 में आती है, अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अदरवाइज सिंपल अमेंडमेंट ये बात कर रहा है, जो ऑप्शन बी है वो बात कर रहा है, सिंपल अमेंडमेंट की बातें कर रहा है यहाँ पे, और सिंपल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में कवर नहीं होता है। तो इसका मतलब अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट क्या है? वो आर्टिकल 368 में कवर होती है। ओके, उसमें दो टाइप का अमेंडमेंट है, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी विद द स्टेट का रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, तो सी इज द राइट आंसर। अगर आप कभी भी एक्सटर्नल बाउंड्री चेंज करेंगे, पार्लियामेंट को पावर है एक्सटर्नल बाउंड्री चेंज करने की, जो भी करेगी वो, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ओके, शेड्यूल 1 के अंदर, शेड्यूल 1 के अंदर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो हम बोलते हैं ना, जिसके अंदर फर्स्ट जो आर्टिकल है, जो इसका डेफिनेशन है वो कि भाई इंडिया दैट इज भारत, उसके अंदर क्या क्या इंडिया का पार्ट है, यूनियन ऑफ द स्टेट है, इंडियन टेरिटरी, सॉरी यूनियन टेरिटरीज हैं, एंड द टेरिटरी दैट इन फ्यूचर इंडिया एक्वायर, तो उसके अंदर उसको चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल 1 के अंदर कौन से आर्टिकल में चेंजेस होगा? आर्टिकल नंबर 1 के अंदर चेंजेस होंगे। ठीक है, डेफिनेशन है ना एक तरह से वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल, और कौन सा अमेंडमेंट नंबर था? 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ा था 2015 का। ओके, चलिए, which amending the first schedule of constitution to modified India's territory। और कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 1 वही बात करता है डेफिनेशन ऑफ द इंडियाज टेरिटरी क्या है भाई, इंडिया दैट इज भारत, आज हम यूज करते हैं ना भारत, वो बात है। which of the following statement is are correct in relation to the GST bill पास बाय द राज्यसभा। देखिए 2016-17 का क्वेश्चन है, उस टाइम पे बहुत लाजमी था क्वेश्चन पूछना, इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है वैसे तो ये। अभी देखिए इसको अगर आपको नहीं भी आता होगा तो भी आप कर सकते हैं। क्या लिकर, क्या दारू इसके अंदर आता है? कभी दारू का बिल देखे हो? तो इसके अंदर नहीं आता, दारू के बिल के ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, बिल देखना आप लोग। ठीक है, पेट्रोलियम आता है क्या? नहीं आता, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं आता, ये दोनों को हटा दोगे? हटा दो। सीओडी को सोचो भी मत, नहीं आएगा इसके अंदर। इट विल सबज्यूम सेंट्रल एंड एज वेल एज द स्टेट टैक्सेस, नहीं, सिर्फ स्टेट टैक्सेस को सबज्यूम कर देगा। ठीक है, सेंट्रल के बहुत सारे टैक्सेस हैं जो इसके परव्यू से भी बाहर है। ओके,
इट विल रिप्लेस ऑल सेंट्रल टैक्सेस, ड्यूटी, ईटीसी ओनली बाय अ सिंगल टैक्स। ऑफ कोर्स सी बात है, तो ये इज द राइट आंसर। तो देखिए यहां पे लिखा था ना, इट विल सब्ज्यूम सेंट्रल एज वेल एज स्टेट टैक्सेस। देखिए अपने आप में थोड़ा वेग स्टेटमेंट बन जाता है कि दोनों को साथ में सब्ज्यूम नहीं करेगा, स्टेट को अलग से सब्ज्यूम करेगा, मतलब स्टेट टैक्सेस को साथ में लेगा और सेंट्रल टैक्सेस को साथ में लेगा, तो स्टेटमेंट वन इज अ मोर अप्रोप्रिएट। तो दैट्स वाई ऑप्शन इज द करेक्ट। अब जीएसटी जो पास हुआ था, जीएसटी बिल, उसके अनुसार हमने जो जीएसटी का मेथोडोलॉजी एक्सेप्ट किया है वो कौन से कंट्री का मॉडल है? दैट इज कैनेडियन मॉडल। कौन सी कंट्री का है? कैनेडियन मॉडल। अच्छा, कनाडा से हमने और क्या क्या लिया है? हमने कनाडा से एक कंसेप्ट लिया है गवर्नर की अपॉइंटमेंट का। गवर्नर को जब अपॉइंट करते हैं ना, कनाडा कैनेडियन मॉडल है। कनाडा से हमने लिया है फेडरल विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल मतलब फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब सेंटर को थोड़ा ज्यादा पावर है वहां पे। और गवर्नर क्या है? गवर्नर भी तो स्टेट का, सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ओके, तो ये चीजें हमने कैनेडियन मॉडल से ली एक तरह से। और कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। चलिए, तो इसका आंसर वैसे होगा। अच्छा, 279A ये क्या बोलता है? ये बात करता है जीएसटी काउंसिल के बारे में। ठीक है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर पूछा जाए कि जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कराऊंगा, ये भी कराऊंगा। ओके, अगला। ये तो देखिए उस टाइम के हिसाब से क्वेश्चन था, मतलब ये अभी के हिसाब से रेलेवेंट बिल्कुल नहीं है, फिर भी एक इंफॉर्मेशन के लिए एक तरह से मुझे लगा कि देना चाहिए। टू बी एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन अंडर हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट, अ कैंडिडेट शुड हैव अ फंक्शनल टॉयलेट एट होम। देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव है, एक तरह से आपको बता दूं कितना अच्छा इनिशिएटिव है गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे, कि मतलब ये चीजें होनी चाहिए तभी आप जाके कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। क्या गुड इनिशिएटिव हरियाणा ने लिया है। हैव अ फंक्शनल टॉयलेट एट होम, हैव पेमेंट स्लिप अ पावर बिल, नॉट अ कोऑपरेटिव लोन डिफॉल्टर, हैव स्टडीड मिनिमम मैट्रिकुलेशन रिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। देखिए पढ़ते हैं, वैसे इसके बारे में याद रखना आपको जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर सही है। 1 2 3 आर करेक्ट। मतलब क्या बोला है भाई? फंक्शनल टॉयलेट होना चाहिए घर के अंदर, मतलब सैनिटेशन को प्रमोट कर रहे हैं। पावर बिल, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका होना चाहिए, मतलब दिया होना चाहिए, क्योंकि लोगों को आदत है ना वो लगाने की, आपको पता ही होगा, वो कड़ी लगा देते हैं, जो बाहर की वायर जा रही हो तो उसके अंदर ऐसे लगा देते हैं और घर के अंदर लाइन खींच लेते हैं, होता है ना गाँव में। तो वो सब चीजों को प्रमोट ना करें यहाँ पे, कोऑपरेटिव लोन डिफॉल्टर ना रहे। ओके, तो ये सब चीजें, ऑफकोर्स मेट्रिकुलेशन यहाँ पे उन्होंने नहीं बोला, लेकिन ये कितना अपने आप में गुड इनिशिएटिव है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए था नहीं, ना ही इस टाइम के एस्पेक्ट से उतना वो है, मतलब रेलेवेंट है, लेकिन सोचा मैं रख देता हूं। एक अच्छा इनिशिएटिव था हरियाणा गवर्नमेंट का। ओके, अब ये बात आपको इससे सीखनी पड़ेगी, आपको बता देना चाहता हूं मैं इस क्वेश्चन से क्या सीखना वो बताता हूं आपको मैं। क्या स्टेट गवर्नमेंट पंचायत के अंदर चेंजेस कर सकती है अपने हिसाब से? यस, ये समझना अपने को। क्या स्टेट गवर्नमेंट पंचायत के चेंजेस करेगी? बिल्कुल कर सकती है। क्या पंचायत एक ऑटोनॉमस बॉडी है? देखिए पंचायत का जो कंसेप्ट है वो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है। पंचायती राज कोई ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है। पंचायत इटसेल्फ अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। तो पंचायत अपने आप में एक स्टेट लिस्ट का पार्ट है, और पंचायत को जो उन्होंने 29 सब्जेक्ट दिए हैं ना, वो उन्होंने अपने स्टेट लिस्ट से ही दे रखे हैं। ये समझिए आप, जो उन्होंने 243G में दिया है ना, पावर ऑफ फॉर मेकिंग द लॉ ऑन दिस 29 सब्जेक्ट, वो स्टेट ने ही दिए उनको। और पंचायत के अंदर जो अमेंडमेंट है, जैसे रिजर्वेशन बढ़ाना है, वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, उसके थोड़े प्रोसीजर अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। ओके, लेकिन उसके कंपलसरी प्रोविजन नहीं चेंज होंगे। आपको अगर समझना है कंपलसरी प्रोविजन, जैसे कि क्या होता है, 5 साल में इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, ग्राम सभा एक कॉन्स्टिट्यूट की जानी चाहिए, इलेक्शन कमीशन का गठन होना चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन का, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होना चाहिए, 21 साल से ज्यादा वोटिंग एज होनी चाहिए। ये एक कंपलसरी प्रोविजन है जो होने ही चाहिए। वॉलेंट्री प्रोविजन है थोड़े बहुत ऊपर नीचे, जैसे एक और कंपलसरी प्रोविजन है, आपको पॉपुलेशन के बेसिस पे SC ST को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। आपको विमेन को 1/3 तो होना ही चाहिए मिनिमम, अब 1/3 से ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, बिहार में 50% कर रखा है। तो कंपलसरी प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, और कंपलसरी प्रोविजन पता है तो वॉलेंट्री प्रोविजन जो है थोड़ा ऊपर नीचे वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से करता रहता है, लेकिन कंपलसरी प्रोविजन चाहिए। ये बात यहां पे बोलने का मतलब है मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कमीशन क्रोनोलॉजिकली। देखिए अभी आप बोलोगे कि ये कहां से आ गया, ये आप अलग से किताब में पढ़ने जाओगे यार सरदर्द हो जाएगा। क्या सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वीरप्पन मोली 2005 हमने पढ़ा नहीं है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? फॉर द गुड गवर्नेंस आया था, फॉर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के लिए लाया था उन्होंने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? PIQ में पढ़ा है हमने।
11 फाइनेंस कमीशन नहीं पढ़ा, मान लेते, कोई जरूरत नहीं है। सरकारिया कमीशन पढ़ा हमने, 1983 में आया था, 1983 में गठन किया गया था, 1984 में बोला था रिपोर्ट दो, लेकिन उन्होंने 4 साल का एक्सटेंशन, मतलब 4 बार इन्होंने अपना एक्सटेंशन किया, और 1987 में इन्होंने रिपोर्ट दिया, 1988 में पब्लिक किया गया उसको, लेकिन गठन तो 1983 में हुआ था ना। ठीक है, सेटिंग पूछा है, ऑन द डे ऑफ द सेटिंग, मतलब किस दिन गठन हुआ था। पुंची कमीशन देखिए, ये भी डील करता है, इससे ये पढ़ा नहीं है लेकिन अब आ गया है तो, लेकिन आप ये समझ सकते हैं ना कि फोर्थ यहां पे सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, 11 फाइनेंस कमीशन अगर आप थोड़ा सा टैली भी करने लगोगे ना, अभी हम बात कर रहे हैं 15 16 की, थोड़ा पीछे पीछे जाते जाओ, 5-5 साल का गैप लेके चले जाओगे तो तुम आ जाओगे, हाँ ये 1998 में गठन किया गया था, 2000 से लेके 2005 तक का इन्होंने अपना टाइम फ्रेम है, मतलब इन्होंने उसके लिए रिपोर्ट दिया था, लेकिन 1998 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो भी कर सकते हो, लेकिन इतना आप कंफर्म रहोगे कि फोर्थ वाला पहले ही आएगा। पुंची कमीशन बाद में आया था, 2007 में आया था, 2007 का टाइम है। अब कर लो, इसके हिसाब से कर सकते हो ना, एटलीस्ट आप इसके ऊपर तो बात कर सकते हो। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सरकारी आएगा, फोर्थ वाला रखते हैं। उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद 11 फाइनेंस कमीशन 2 आएगा, फिर आएगा यहाँ पे 1 आएगा, और फिर आएगा 4 आएगा, सॉरी 4 नहीं, 3 आएगा। देखिए अब ये हमारा होता है, कुछ नहीं आता हो तो भी पीआईक्यू किया है तो कुछ तो अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग, मेरे बोलने का मतलब ही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक और बात, क्या सरकारिया कमीशन आपने कितनी बार सुन लिया होगा मेरे मुंह से अभी तक? हो गया वो 50 बार? क्यों, ऑप्शन में तो इतनी बार रिपीट हो गया, कितनी बार पहले के क्वेश्चन में आ चुका है, कौन से ईयर में किससे रिलेटेड है, आ गया ना, ये सेंट्रल स्टेट से रिलेटेड है। ये दोनों कमीशन यहाँ पे सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वीरप्पन मोइली, और फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था 1966 में अंडर मोरारजी देसाई जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement with regard to पंचायत in India is are correct? Seat in पंचायत are filled by direct election. हाँ भाई, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। With a territorial constituency in पंचायत एरिया, बिल्कुल सही है। The ग्राम सभा is the body of person registered in the electoral roll. Electoral roll वही ना जिसको बनाया जाता है, इसमें लिखा जाता है आपका नाम, लाइक 18 साल से ऊपर है तो आपका नाम लिखा जाता है, वही होता है इलेक्टोरल रोल। रिलेटेड टू द विलेज विद इन द पंचायत एरिया। देखिए ग्राम सभा वो बॉडी होती है जो वहां के इलेक्टेड जो वो पर्सन होते हैं, जो वोटर्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं वो ग्राम सभा का मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पंचायत वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी, वही तो बोला, ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है। ठीक है, चलिए, द स्टेट लेजिस्लेचर मे बाय लॉ एंडो द पंचायत विद पावर एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 4 पूछा था ना, क्या पूछा था, 1, 2 एंड 4 होगा यहाँ पे। देखिए अब ये देखिए 1, 2 तो सही मान के चलिए, आप ये बन के चलिए कि 1, 2 तो सही ही था। ठीक है, अब ये हटा दीजिए, अब 4 और 3 में आपको होता, अब इतना अगर समझ में होता कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी है या नहीं है, अगर फोर्थ वाला समझ में आता कि स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है, भाई पूरी पावर है यहाँ पे पंचायत से रिलेटेड, तो फोर्थ वाला इज राइट आंसर हो जाता, मोस्ट अप्रोप्रिएट वही है यहाँ पे। और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी हमने नहीं दी है उनको, इट्स बेस्ड ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस, ऑल्दो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं, ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था ना कुछ आपको मैं, द ग्राम सभा इज डिफाइंड इन आर्टिकल 243B एज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल। ऑलरेडी सही है, आपको क्या बताना था मुझे, हाँ 243G अलाउ द स्टेट लेजिस्लेचर टू एंडो पंचायत विद पावर एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन। अरे यहाँ पे है, देखिए पूरा आर्टिकल है। Subject to the provision of the constitution, the legislature of the state may by law endow the panchayat with such power and authority may be necessary to enable them to function as an institution of self-government, and such law may be contain provision for the devolution of power and responsibility upon panchayat। ये आर्टिकल 243G में सीधा सीधा उठा के दिया हुआ है, वहीं से कॉपी पेस्ट करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following regarding the federal system is are correct? All state have equal representation in राज्यसभा। कहाँ है भाई, कौन सी दुनिया में है हम लोग? सिक्किम को 1 सीट, यूपी को 30 से प्लस ज्यादा सीट है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया ना। कंसेंट ऑफ अ स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अल्टरिंग इट्स बाउंड्री, नहीं रिक्वायर्ड है, सिर्फ उनको बिल भेजा जाता है, उनके रिकमेंडेशन का वेट नहीं करते यहाँ पे हम लोग। अगेन आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 2 और 3 में अमेंडमेंट करने के लिए हमें राज्यों की परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन एक बात दिमाग में रखना हमें, क्या ऐसा जो बिल आएगा
फॉर द अल्टरिंग द बाउंड्री, अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, अल्टरिंग द नेम ऑफ अ प्लेस, क्या वो प्रेसिडेंट के कंसेंट पे आएगा? हाँ भाई, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे आएगा। बिल्कुल, ये बात दिमाग में रखना आपको। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही, सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला तो गलत है भाई। इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं, हम यूएसए में थोड़ी रह रहे हैं, यूएसए के अंदर है ना, सेनेट में हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, दो दो है, 50 स्टेट हैं, 100 वहां पे मेंबर्स हैं सेनेट में। देयर इज अ नो डुअल सिटीजनशिप। हाँ भाई, हमारे पास डुअल सिटीजनशिप नहीं है। तो सेकंड और थर्ड सही है यहाँ पे। क्या पूछा था? सही पूछा था ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार इसके ऊपर समझाने लायक नहीं है प्लीज, ये तो आप समझ सकते हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो पे काफी बता रखा है, आप उसको भी देखिए। चलिए, Which of the following is the power of Supreme Court of India? आज मैंने सुबह ही ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के ऊपर वीडियो बनाया था, देखिए कितने क्वेश्चन आ गए। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दो या दो से ज्यादा स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट में रहेगा उसके, या फिर वन स्टेट वर्सेस अदर स्टेट, ये भी हो सकता है ना, वर्सेस अदर स्टेट ये भी हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस एक स्टेट कोई भी महाराष्ट्र ले लो वर्सेस यूपी और बिहार अलग से साथ में आ गए, ऐसा भी हो सकता है। इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट के लिए दिमाग में रखना है, इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट के लिए कोई इशू है, सुप्रीम कोर्ट का वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, वो हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। द पावर टू हियर अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट, एपेलेट जुरिस्डिक्शन बिल्कुल है। पासिंग डिक्री एंड ऑर्डर, ये सही है। पासिंग डिक्री एंड ऑर्डर फॉर डूइंग जस्टिस इन एनी मैटर बिफोर इट, हाँ भाई क्यों नहीं, ये तो समझ के लग रहा है कि ये सही होगा। रेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन मैटर ऑफ आर्टिकल 143, जब प्रेसिडेंट उनसे पूछते हैं तब, और उनसे लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए कौन जाता है? अटॉर्नी जनरल साहब जाते हैं। बहुत दिन से इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, जरा देखेंगे इनके ऊपर भी क्वेश्चन लाएंगे, भूल जाते नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भूलना नहीं है अटॉर्नी जनरल को। चर्चा सारे सही है, सारे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के ऊपर छोटा सा वीडियो देख लेना है थोड़ा सा, वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, बता दिया यहाँ पे मैंने कि इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट से कोई भी इशू आए यहाँ पे, लेकिन रिवर डिस्प्यूट नहीं है यहाँ पे, रिवर डिस्प्यूट को साइड रखा गया, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं रखा गया यहाँ पे, ठीक है। रिवर डिस्प्यूट का इशू आएगा, वो उनका जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, बस ये दिमाग में रखिए। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement related to the executive power है ना, related to the power of the president of India is are correct. The executive power of the union shall be vested in the president. आर्टिकल नंबर 53, अलग से आर्टिकल्स भी बनाए हैं इसके ऊपर, बिल्कुल सही। सारे एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास वेस्टेड है, प्रेसिडेंट उसको खुद से एक्सरसाइज करे या फिर उनके ऑफिसर जो उसके सबऑर्डिनेट है उसके थ्रू एक्सरसाइज करे, दोनों कर सकता है। ये दोनों लाइनें एक ही आर्टिकल में लिखी हुई हैं। और द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, लेकिन वो कब काम करेगा? एज पर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से काम करेगा वो। ये तीनों का तीनों लाइन आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है, ठीक है, तीनों का तीनों सही है। ये देखिए तीनों सही है, देखिए 53(1) द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, एक्सरसाइज बाय हिम, खुद से करे या फिर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, किसी और से करवाए, जो उसके ऑफिसर जो उसके नीचे काम कर रहा है। द एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ओनली थ्रू द सबऑर्डिनेट, ये लाइन है। सुप्रीम कमांड देखिए आर्टिकल 53(2) प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, तो ये आर्टिकल 53 का पार्ट था तीनों, ये अलग से बनाया है, ये भी देख लीजिएगा। चलिए, which of the following statement regarding the article 21 of the constitution of India is correct? Article 21 violated when under trial prisoner, कोई prisoner जो under trial है, are detained under the judicial custody for indefinite period। मतलब देखिए कहने का मतलब है कि आर्टिकल 21 क्या बात करता है? फ्रीडम की बात करता है ना, फ्रीडम की बात करता है ना, लाइफ की बात करता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो किसी पर्सन को तुम डिटेन करके रख रहे हो, अंडर ट्रायल रख रहे हो, इंडेफिनाइट पीरियड, देखिए अपने आप पे टर्म बहुत खतरनाक है। इंडेफिनाइट पीरियड मतलब भाई उसके ट्रायल चल रही है अभी, उसको इंडेफिनाइट पीरियड के लिए कैसे कर रहे हो? तो ऑफकोर्स उसका वायलेट तो होगा ना, तो आर्टिकल पहला वाला सही है। राइट ऑफ लाइफ वही आर्टिकल 21 का पार्ट है, इज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट एंड नॉट इवन द स्टेट हैज अथॉरिटी टू वायलेट दैट। हाँ भाई क्यों नहीं, कैसे ले सकता है? कोई नहीं ले सकता, प्राइवेट इंडिविजुअल भी नहीं ले सकता, लेकिन स्टेट कब लेगा? बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये लिखा हुआ है, अगर लॉ के हिसाब से वो ले सकता है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 21 द राइट ऑफ वुमेन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी। कैसे नहीं भाई, क्यों नहीं कर सकती है वो? तो थर्ड वाला गलत हो गया, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट एज पर द स्टेटमेंट जाऊं तो सही है, लेकिन यहां पे एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ले सकते हैं, ठीक है, लॉ के हिसाब से वो कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह तो नहीं। तो 1 and 2 is correct and they are asking for the correct only,
ठीक है, यहां तक कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो आप आर्टिकल 22 का पार्ट एक एक्सेप्शन देखते हो ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, वो भी आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। जब आर्टिकल 19, 20, 21, 22 से पढ़ाऊंगा ना, तो चारों को इंटर रिलेट करके पढ़ाऊंगा मैं। सब एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे के साथ चलते हैं, ऐसा अलग से नहीं पढ़ाऊंगा मैं, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर। चलिए, तो 1 and 2 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 21 वायलेटेड व्हेन अंडर ट्रायल प्रिजनर आर डिटेन्ड अंडर द जुडिशियल कस्टडी फॉर इंडेफिनाइट पीरियड। देखिए टर्म देखिए जरा यहां पे, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट स्पीडी ट्रायल इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द राइट टू लॉ। ठीक है, चलो कोई मतलब नहीं, पढ़ लेना यार इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन इन इंडिया, पढ़ के देखो यार, बहुत अच्छे स्टेटमेंट है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द 6 to 14 ईयर, 6 से 14 साल के लिए, बिल्कुल सही है भाई। इंपेरेटिव ऑफ द प्रोविजन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज इन दैट स्कूल मस्ट बी क्वालिफाइड टीचर। हाँ भाई होने चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। पढ़ के अच्छा नहीं लग रहा है स्टेटमेंट? देयर शुड बी क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अरे पूरा की पूरी लाइन सही है यार, पढ़ के बता रहा हूं, इसमें तो क्या समझाऊं आप लोगों को मैं, पढ़ के नहीं अच्छा लग रहा है ये सब। ये देखिए पॉजिटिव सेंस में लाइनें लिखी हुई हैं, तो देयर इट इज करेक्ट। सो ऑल द 3 ऑप्शन आर करेक्ट। यहां पे थोड़ी गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं कि एज जो लोग बढ़ा दें, 6 से 15 कर दे, 6 से 20 कर दे, लेकिन 6 से 14 रखा है, तो बिल्कुल वो स्टेटमेंट सही है। कंपल्सरी एजुकेशन की उन्हीं के लिए बात की है, राइट टू एजुकेशन में, अंडर आर्टिकल नंबर 21A। ओके, और 86 अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया था, ये आपको पता है। और 86 अमेंडमेंट के बाद हमने फंडामेंटल ड्यूटी में भी एक ड्यूटी ऐड की थी, वो भी राइट टू एजुकेशन ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। अब आते हैं हमारे एक क्वेश्चन पे। Which of the following statement regarding the freedom to manage religious affair आर्टिकल 26 as per the Constitution of India is not correct? देखिए आर्टिकल 26 में आपको पावर दी जाती है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कि अपने हिसाब से वो अपना मैनेजमेंट कर सके। Every religious denomination shall have the right to manage its own affair in matter of religious except some minor community। इसको थोड़ा सोचिए जरा इसके ऊपर, तो मैं बाकी पढ़ के बताता हूं। एवरी रिलीजन और एनी सेक्शन thereof shall have the right to own or acquire movable or immovable property। बिल्कुल सही है, आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है। एवरी religious community has a right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose। हाँ भाई है। every community has a right to manage its own affair in matter of religion। हाँ, अब ये पढ़ के देखो वापस से, पहला वाला देखो, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात करते हो और यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी को साइड करते हो, कैसे? देखिए यहाँ पे आर्टिकल 26 कोई माइनॉरिटी की बात नहीं करता, सबके लिए समान बात करता है। एवरी रिलीजियस, एवरी की बात करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आर्टिकल 26 यहाँ पे सबके लिए है। ओके, तो ये स्टेटमेंट पहला वाला, ए वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, माइनर कम्युनिटी की कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, ये सब हम करेंगे डिटेल में थोड़ा। तो ये आर्टिकल 26 का पार्ट है पूरा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, देखिए ये सारी चीजें हैं उसके अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक छोटा सा वीडियो था, सोचा मैंने काफी ये चीजें जो हमने आपको बताई आज, ये थोड़ी बहुत इससे पहले भी कवर की थी हमने, मतलब पूरा पीआईक्यू अगर देखो तो काफी कुछ तो पीआईक्यू से ही था इसके अंदर। अब फंडामेंटल राइट के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो होपफुली आपको फंडामेंटल राइट में पार्ट्स में पढ़ाऊंगा, जैसे कि 19, 20, 21, 22 साथ में पढ़ा दिया मैंने, 25, 26 साथ में पढ़ा दिया मैंने, जिससे क्या होगा इंटर रिलेटेड करेंगे, एक्सेप्शंस की बात करेंगे इसमें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, वो सब की बात करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये भी बताइए वीडियो कैसा अच्छा लगा कि नहीं लगा, कोई गलती होती तो भी पॉइंट करिए, मैं सुधारूंगा। ओके यार, गलती सबसे हो जाती है, बोलते बोलते हो जाती है, कभी कभी किसी चीज पे ध्यान नहीं रहता, वो तब हो जाती है। हम सब अपने लाइफ में लर्न कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप करेक्ट करेंगे मुझे अच्छा लगेगा।